नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल यह है कि अगर मैं फ्रेशर हूं या मैं रिपीटर हूं तो मेरे पास कितना समय बचा हुआ है और क्या अभी भी अगर मैं शुरू करता हूं तो एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। इनके जवाब आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो समय पर मिलते रहें। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आते हैं हमारे आज के मुद्दे पे। प्रेशर अगर आप में, अगर आप रिपीटर हैं, पहली बात तो ऐसे समझिए कि कोई भी एग्जाम अगर आप तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले तो यह जान लो कि उस एग्जाम में आता क्या है। क्योंकि अगर आपको जैसे कहीं जाना होता है तो आप पहले क्या देखते हो कि जाने के ऑप्शंस क्या क्या है, मैं कैसे जा सकता हूं, मोड क्या क्या है। तो आपको आज हम यही बताएंगे कि भाई देखो ये आपका सिलेबस है, इतना समय बचा रहा है और ये एग्जाम की डेट्स हैं। और रिपीटर हो या फ्रेशर हो आप ऐसे कर सकते हो। तो पहले सबके वेलकम कमेंट्स लेते हैं और फिर वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सर ओवर टू यू। मैं आज सोच भी रहा था कि मैं वेलकम कमेंट्स नहीं दूंगा क्योंकि सर ये लोग 1.4 में भगा भगा के देखते हैं है ना। लेकिन खैर नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है एग्जाम ट्यून चैनल पे। और भाई एक चीज तो है, आप सब ध्यान रखिएगा कि कोशिश हमारी यही है हर कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हम लोग सर्व कर सकें। एक्स सर्विसमैन, फ्रेशर्स, जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग जो यहाँ पे केटर कर सके। उम्मीद यही है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए चाहे आप रिपीटर हो चाहे फ्रेशर हो, कुछ ना कुछ आपके लिए चीजें जरूर निकल करके आएंगी। अर्पित नहीं सर, बड़ी खुशी है जब से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव किया है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और ये क्वेरी के बाद ही हम इस वीडियो को एड्रेस कर रहे हैं कि सर अगर मैं अभी जस्ट शुरू कर रहा हूं क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो मैं आपको ये कहूंगा सेशन के एंड तक बने रहिए, काफी कुछ डिटेल हम करने वाले हैं और ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग जरूर शेयर करेंगे। सो मेक श्योर करें कि हर एक स्ट्रेटेजी को ना केवल फॉलो करें, अपनी पढ़ाई में भी इंप्लीमेंट करें। अरुण सर ठीक है, चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूं कि अगर बैंकिंग आप 2026 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके बैंकिंग के 6 एग्जाम तो है ही, एसबीआई का पीओ क्लर्क, आईबीपीएस का और ग्रामीण बैंक का। साथ ही साथ एलआईसी, आरबीआई और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये 3 और जुड़ जाते हैं। तो बैंकिंग के ना साल भर में मिनिमम 10 से 12 एग्जाम होते हैं बच्चों। अब आप सोचिए कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। साल भर में 40,000 प्लस वैकेंसी आती है। एग्जाम का शेड्यूल बड़ा रेगुलर है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एग्जाम्स की जो डेट शीट है तो कुछ एग्जाम की डेट शीट मैं टेंटेटिव आपको बताऊं कि ये एग्जाम की डेट शीट है। अगर आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं तो इस डेट में एग्जाम होने हैं। मतलब ये पता चल रहा है कि एग्जाम की डेट्स अगर ये हैं। ये वीडियो आज हम अप्रैल में कर रहे हैं, पूरा अप्रैल आपके पास है, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हैं आपके पास। और 4 महीने में क्या नहीं हो सकता है यार, आप खुद सोचिए। लग के करोगे तो सर मैं कहता हूं कि वो कहते हैं ना, दशरथ मांझी एक छेनी हथौड़ा लेके पहाड़ खोद दिया। भाई इंसान में लगन होना, जुनून होना अगर, तो वो क्या नहीं कर सकता। बस वो लगन और जुनून आपके अंदर आज हम भरने आए हैं कि ये 4 महीने आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो आप कर सकते हो। कैसे, आइए मैं करके समझाता हूं। सबसे पहले क्वांट देखिए बच्चों। आप अगर क्वांट देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की सिमिलरिटीज देखना। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड मैथ्स आप देखोगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, यहां से शुरू करो आप 4 चैप्टर, ये आपको 15 मार्क्स का वेटेज दे रहे हैं। डीआई जो प्री में आती है, टेबल, बार, लाइन, पाई और किसलेट, बस प्री में यही आती है। अर्थमेटिक की बात करूं तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये जो सिलेबस है ये प्री का सिलेबस है ऊपर। मेंस में क्या हो जाता है बच्चों कि प्री का तो सिलेबस है ही, साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नई टाइप की, नंबर सीरीज नए पैटर्न का, ग्राफ डीआई मिस्ड हो गया, मिसिंग हो गया, लॉजिकल हो गया, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, डीएस है ना, 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाकी एडवांस लेवल का आपको देखने को मिलता है। मेरा कहना यह है कि आप आने वाले समय में इस सिलेबस को पढ़िए, एक एक चैप्टर को उठाइए, एक एक चैप्टर को पढ़िए। सर क्वांट में सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम सिलेबस को पढ़ना है एंड द सेकंड काम उस सिलेबस को रिवाइज करना है। मैं अपने आप को एक टारगेट दूं कि आज से मैं शुरू कर रहा हूं और मैं एक बैच पकड़ लेता हूं, उस बैच में सर ये टॉपिक आपने करवाए हो तो प्लीज रिकमेंड करो।
तो मैंने कहा कि भाई तू नीट 2026 कर ले, बैंक महापैक के अंदर वो मिल जाता है। ठीक है जी सर, मैंने वो बैच से पकड़ा और मैंने 2 महीने का टारगेट लिया कि रोज रात में, सुबह, दिन, दोपहर 2-2 घंटा करके पढ़ूंगा और मैं आने वाले 2 महीने यानी कि 60 दिनों में सारा सिलेबस को रट लूंगा और अगले 2 महीने इतना रिवाइज करूंगा, इतना रिवाइज, मतलब कोई मुझसे पूछे ना, मैं एक एक बैच में अगर आपको बताऊं परसेंटेज कोई मुझसे पढ़ता, मैंने 175 सवाल कराए, सोचिए 175 क्वेश्चन आई हैव टॉट इन द बैच। अब आप खुद सोचो कि यार 175 करने के बाद कोई किताब की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, क्योंकि सब कुछ करा दिया। फिर भी मैं बोलता हूं उसके बाद भी प्रैक्टिस करो ना, सर आपका लेवल कहां होगा आप खुद सोचो। शर्तें क्या है कि वो चीज आपको जब आपके सामने होती है ना, जब आप पढ़ते हो उसको, तब पता चलेगा आपको। तो मैं आपको यही बोलूंगा 4 महीने अगर आप फ्रेशर हैं, उठाइए, लगिए, तैयार कीजिए। ये मत सोचिए कि यार इतने लोग हैं जो मुझसे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। भाई मैं तो एक ही चीज समझता हूं, जिसका एग्जाम क्लियर हो रहा है और जिसका नहीं हो रहा है, उसमें ये 3 कमियां हैं। पहली कमी होती है उसकी प्रैक्टिस, है ना, पहली कमी है उसकी प्रैक्टिस, कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, मतलब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। दूसरी कमी होती है बच्चों उसमें पेशेंस, ठीक है, दूसरी कमी है पेशेंस, ठीक है। 2-3 कमियां हैं जिससे बच्चा क्या होता है, बच्चों हर बार लैग करता है। जो हर बार लैग कर रहा है ना, वो प्रैक्टिस कम करता है। पेशेंस का मतलब होता है उसको विश्वास ही नहीं है, मतलब पढ़ा जा रहा है, थोड़ा धैर्य भी रखे, चीजों को बनने में वक्त लगता है। और तीसरा क्या है बच्चों, एक तो आपका प्रैक्टिस हो गया, पेशेंस हो गया, और तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है सर, कि मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम दूंगा, मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगा, मेरा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट खराब है, किस सवालों को मुझे स्किप करना है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे 3 चीजों पे काम करना है। पहले कि मैं जो फ्रेशर हूं अगर, तो फ्रेशर बच्चों को तो सिलेबस पहले पढ़ना है, देन दे हैव टू डू प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस रखिए कि यार इतना जल्दी सब कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा धैर्य, एक एग्जाम दिया उससे लर्निंग लीजिए, वो चीज दूसरे में इंप्लीमेंट कीजिए। साल भर में 10 एग्जाम आप दे रहे हो, कोई एक तो निकल ही जाएगा ना सर। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, ऐसा ना हो कि पूरा दिन वीडियोस में चला जा रहा है। ये समझना जरूरी है कि मेरा रीजनिंग अगर अच्छा है तो ठीक है, रीजनिंग को जल्दी जल्दी खत्म करता हूं, बाकी मैं फिर अदर सब्जेक्ट को और ज्यादा टाइम दूं। या मेरा मैथ्स ज्यादा खराब है तो मैथ्स थोड़ा ज्यादा टाइम दूं, या मैथ्स में भी डिसाइड करूं कि यार ये क्वेश्चन को जल्दी बना सकता हूं, इनको देर में बनाऊंगा, फिर इस तरह के टॉपिक फिलहाल के लिए प्री करूं। स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है बच्चों। आजकल सोचिए टीचर आपको इतनी स्ट्रैटेजी दे रहा है, तब भी आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो ये सर हमारी कमी है। ठीक है बच्चों, बाकी लग के करो। अगर आप रिपीटर भी हैं, मैं रिपीटर वाले बच्चों को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप रिपीटर हैं बच्चों, रिपीटर का क्या मतलब हुआ कि मैंने पिछले साल एग्जाम दिए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सबसे पहले आप अपने पॉइंटर्स लिखो कि मैं किस में फेल हुआ। मैथ्स में हुआ, रीजनिंग में हुआ, इंग्लिश में हुआ, किस में फेल होता हूं। मेरे को जवाब मिला कि यार मैं मैथ्स में फेल होता हूं। मैथ्स में क्यों फेल होता हूं, मैथ्स में भी क्या, मैथ्स में भी क्या, मैंने कहा मैथ्स में अर्थमेटिक। अब दूसरा, अर्थमेटिक में भी क्या, मतलब अर्थमेटिक में भी क्या। अब अर्थमेटिक में मैंने कहा सर स्पीड, अर्थमेटिक में मैंने कहा स्पीड। तो स्पीड कैसे होगी अच्छी, स्पीड कैसे होगी अच्छी, तो मैंने कहा स्पीड अच्छी होगी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा, जब मैं क्वेश्चंस की क्वालिटी करूंगा। तो ये समझना इस जरूरी है ज्यादा, है ना। तो रिपीटर्स वालों को भी ये ध्यान रखना है कि आप बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाइए, क्योंकि आपके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, कि आप 2 दिन पढ़ते हो, 4 दिन बाद छुट्टी ले लेते हो, क्योंकि आपको बार बार ये लगता है कि मेरे को तो आता है सब। रिपीटर वालों के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम है, उनको हर बार ये लगता है कि मुझे सब आता है। तो सर आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, और अपने एक स्लॉट को फिक्स करके रोज पढ़ना है। ठीक है अर्पित सर, आ जाइए। थैंक यू सो मच सर। देखिए, जब हम फ्रेशर की बात करते हैं तो फ्रेशर का मतलब क्या है कि आप अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए होंगे, आप फाइनल ईयर में होंगे, आप एक सर्विसमैन है, आपने भी सोचा, प्लान किया है कि मुझे ना बैंक की तैयारी करनी चाहिए। पहला दिमाग में आता है कि सर सिलेबस क्या होगा और क्या क्या मुझे पढ़ना होगा। देखिए, इसमें फिर भी आप मैथ जानते हैं, आपने इंग्लिश जो है वो पढ़ा है,
आप रीजनिंग नहीं जानते हैं, और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिकली कहूं, अगर आप सही गाइडेंस और स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, रीजनिंग में ही आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। जैसे अगर मैं थोड़ा सिलेबस दिखा पाऊं आपको, ये रीजनिंग का वो पार्ट है जिसमें अब हमने प्री के अंदर बाइफर्केट किया है दो सब्जेक्ट में। पहला क्या है, पहला आपका सिटिंग पजल पार्ट हो गया, दूसरा आपका मिसलेनियस, जिसे अर्थमेटिक रीजनिंग कहेंगे हम। अब हो क्या रहा है कि 35 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, मेजोरिटी में तो 35 नंबर आते हैं, बाकी एक आध जो है एग्जाम से जहां 30 नंबर भी आता है। 35 में से मिनिमम 20 नंबर का पैटर्न अभी आप सिटिंग पजल में देख पा रहे हैं, जिसमें आपका लीनियर है, जो है डुअल रो है, सर्कुलर है, स्क्वायर है। मैंने यहां पे 4 ही ऐड किए। अब अगर मैं लेटेस्ट पैटर्न को थोड़ा सा ऐड करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि एक आपका लीनियर है, फिर एक सर्कल है, फिर इसके बाद सर्कल के बाद अगर हम जाएंगे स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर जो है वो रेक्टेंगल है, इसके बाद 2 रो है, और इसके बाद अनसर्टेन है। ये आपका खाली सिलेबस मिनिमम सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया। पजल पे आते हैं। पजल पे एक आपका पजल है शेड्यूल पजल, जिसमें आपका डे मंथ ईयर जो है वो पजल बन जाएगा। मतलब शेड्यूल के अंदर 3 पार्ट हैं, डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल। इसके बाद बॉक्स पजल है, फ्लोर पजल है, फ्लैट फ्लोर पजल है। इसके बाद अगर मैं जाऊं डेजिग्नेशन पजल है। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो यहां पे मैट्रिक्स पजल है, ठीक है, टैबुलर पजल है, टैबुलर का सीक्वेंस पजल है। आप समझिए कि जब हम इतने पैटर्न को ध्यान देते हैं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि एटलीस्ट 20 नंबर का पैटर्न अभी सिटिंग पजल का वेटेज हो गया है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कितने पैटर्न है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी अप्रोच सिस्टमैटिक हो जाए, भाई अभी आपको यह डर है कि सर पजल किसी भी तरह की आ जाएगी तो क्या होगा, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सिस्टमैटिक सर्कुलर की, मान लीजिए मैंने 2 क्लास ली, 2 क्लास में एक में मैंने बेसिक में सिंगल डायरेक्शन कवर कर लिया, एक में मैंने सम पीपल इनसाइड सम पीपल आउटसाइड कवर कर लिया। मैंने ना केवल क्लास दी, उस क्लास में एक्स्ट्रा कंटेंट दिया, साथ में मैंने वो जो मैंने सिखाया है वो वाली क्लास दे दी, प्लस मैंने एक एक्स्ट्रा शीट दे दी उस सेम टाइप के कम से कम 50 पजल करने की। आप समझिएगा मेरी बात को। सर्कुलर पजल का 20 पजल मिलके हमने किया, उसमें 10 पजल मैंने एडिशनल दे दिया और 50 पजल की शीट मैंने दे दी। मतलब ओवरऑल आप समझे तो 70 से 80 पजल एक टाइप की मिल गई। अब देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे सर, तो फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं आपको कंटेंट लेवल सब कुछ एक साथ अलाइन करके दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सर इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो अगर आप इतना कर लेते हैं, आप कॉन्फिडेंटली सिटिंग पजल के अंदर मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे। अब आप समझिए ये चीज की अभी एसबीआई पीओ का पैटर्न चेंज हुआ था, और उसके बाद रीजनिंग सेक्शन ने सबसे ज्यादा जो है वो जो है बच्चों को चिंता में डाला कि भाई 30 में से 25-26 नंबर केवल और केवल सिटिंग पजल आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हमें सिटिंग पजल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो जमाना चला गया सर, जब 2020-2021 का टाइम था, जब कहते थे कि चलो यार सिटिंग पजल मैंने स्किप कर दिया ना, तो भी हम ना बचे हुए टॉपिक से कवर कर लेंगे। अब आप ये नहीं कर सकते। और मजे की बात यह है सर कि आप सिटिंग पजल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस आपको इन टाइप को समझना पड़ेगा। देखिए, इतना डिटेल टाइप शायद आपको YouTube में कोई नहीं पढ़ाता होगा, इतना डिटेल टाइप शायद आपको YouTube में कोई बताता नहीं होगा। मैं न केवल आपको टाइप बता रहा हूं, मैं ये भी एश्योर कर रहा हूं कि सर इसकी क्लास जो मैं लूंगा, न केवल क्लास के साथ कंटेंट, फिर नोट्स, एक्स्ट्रा शीट, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बस अपना जो है वो अभ्यास जो है वो रोकना नहीं है। एक आपका सिटिंग पजल हो गया। दूसरा वो मिसलेनियस टॉपिक जो आपको मार्क्स देते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। ये बचे 15 नंबर का जो है वो क्या कहते हैं मार्क्स है। और यहां भी मेरी सिटिंग पजल वाली अप्रोच ही है कि मैं आपसे कहता हूं कि आप बिगनर हैं, अच्छी बात है सर, आपको नहीं पता कि सिलॉग क्या है, आपको नहीं पता कोडिंग डिकोडिंग क्या है, आपको नहीं पता कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 3 पैटर्न होते हैं, जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक जिसमें लेटर नंबर सिंबल होते हैं, एक लेटर की सीरीज और एक नंबर की सीरीज। तो कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कहता हूं कि ये सारा कंटेंट मैं आपको सिस्टमैटिक दूंगा, बस आपको पढ़ना है सर। आपको एक गाइडलाइन फॉलो करनी है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपनाना है। अगर आप ये कर लेते हैं सर, आप यकीन माने, आपने बेसिक कर लिया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप सर मॉक में जाएंगे। मॉक में क्या होगा सर? शुरुआत आप करेंगे सेक्शनल मॉक से। हमेशा ध्यान रखिएगा सर,
कभी भी जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए डायरेक्टली आप मॉक में कभी मत कूदिए, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। मैंने आपसे कहा कि मैंने सर्कुलर का बेस करवाया, एक्स्ट्रा कंटेंट दिया और शीट दे दी, 70-80 पजल मैंने दे दिया। इसके बाद जब आप सर्कुलर का बेसिकली सेक्शनल देंगे तो शायद आप कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो सभी टॉपिक का सेक्शनल मॉक आपने किया, जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जाएंगे फुल मॉक देने, और जैसे ही आप फुल मॉक देंगे तो आप जो है वो अच्छे खासे स्कोर और मार्क्स जो है वो गेन यहां पे कर पाएंगे। ठीक है सर। अब ये बात हो गई प्री की। प्री के बाद सर ये मेंस का टॉपिक है, जिसमें ये लेवल का एक स्टेप अप पैटर्न आएगा, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आएगा, और कुछ टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, जैसे मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड फॉर्मेट के सवाल, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्लुएंस। इसके अलावा अगर मैं कहूं डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट। ये वो टॉपिक है सर जहां पे स्पीड काम नहीं आती, कॉन्सेप्ट काम आता है, इन डेप्थ जो है वो क्लैरिटी काम आती है। और मैं फिर ये एश्योर करता हूं सर कि मैं आपको इन सभी टॉपिक का सिस्टमैटिक कंटेंट दूंगा। आप बिगनर हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें सर। आप अगर डिसिप्लिन फॉलो करना जानते हैं, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जानते हैं, तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आप प्री के अंदर भी रीजनिंग में बहुत अच्छा मार्क्स करेंगे, मेंस के अंदर भी रीजनिंग में बहुत। अभी हमने सर जो है वो लेटेस्ट में रिपीटर बैच लॉन्च किया। उस बैच की मेन खासियत ही ये है कि उसमें आपको मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर। हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमने ऑलरेडी जो है वो एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया हुआ है। लेटेस्ट में 2-3 बैचेस हमारे लॉन्च होने वाले हैं। तो सब कुछ सर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। आप ये श्योर करिए कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं सर, आप रीजनिंग के अंदर, चाहे आप बिगनर हो, आप रीजनिंग का आर नहीं जानते, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपको सिस्टमैटिक प्लान दे दिया, आप रीजनिंग में सबसे बेहतर, सबसे अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं अब इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की, और हम बुलाते हैं हमारे महारथी संतोष कुमार रे सर को, क्योंकि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम बच्चों को होती है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हमारे सर लोग हों या बिगनर सर लोग हों। तो संतोष सर की वो यूनिक स्ट्रेटेजी जो आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स दिलाएगी सर। थैंक यू अर्पित सर। और एक चीज तो अच्छी हो रही है कि मैथ्स और रीजनिंग के बाद हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप अपने दिमाग में ये बात रख लें कि मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो आप ये मान करके चलें कि इंग्लिश अब आपका क्या हो चुका है, अब ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो चुका है, ठीक है। और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके साथ शब्द भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे, और उसके साथ एक ग्रामर भी होगा, एक व्याकरण भी होगी, राइट। इसलिए इंग्लिश की जो प्रिपरेशन होती है वो मैथ्स, रीजनिंग या फिर जनरल अवेयरनेस, जो भी आप बोले, उनके रास्ते से बिल्कुल थोड़ा सा अलग हट करके होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुछ चीजें हमें पहले पढ़नी पड़ती है, और उसके बाद हम एग्जाम के टॉपिक्स तक हम जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम के प्रीलिम्स के सिलेबस की हम लोग यहां पे बात करते हैं। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर में वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, नाउन्स एंड प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन है, वोकैब बेस्ड सारा का सारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। और वोकैब के ऊपर बेस्ड अगर हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, उसके बाद आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो ग्रामर के ऊपर पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शंस हैं, फिर वर्ड स्वैप है, वर्ड रिप्लेसमेंट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम है, सेंटेंस कंप्लीशन है। ये पूरा का पूरा जो है ये आपको प्रीलिम्स का है, और उसके साथ साथ मेंस का भी आपका ऑलमोस्ट सेम ही आपको चीजें पूछी जाती है, बस उनके जो पैटर्न और उनके लेवल में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको कहीं ना कहीं से चीजें पता चली जाएंगी, लेकिन जो डिफरेंस आपको मिलेगा यहां पे वो मिलेगा हाउ टू प्रिपेयर, कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको हमेशा से एक चीज आपको बताता रहता हूं कि जब आप इंग्लिश की बात करते हैं ना, ठीक है, जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए आपका जो एग्जाम टॉपिक है
ठीक है, आपका जो एग्जाम टॉपिक है, मैं आपको ऐसे बताऊं तो वो ज्यादा सही रहेगा। जब हम सिलेबस, आपने देखा होगा जब आप मैथ्स के बारे में सिलेबस बात कर रहे थे, है ना, अब आप इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ एग्जाम टॉपिक नहीं आता, इसमें आपको दो चीजें आती है। एक वो जो आपका एग्जाम में आता है, एग्जाम टॉपिक्स, ठीक है, एग्जाम टॉपिक्स, और दूसरा आपको आता है बेसिक्स, ठीक है, बेसिक, जिसको सिंपल अगर मैं बोलूं तो ग्रामर ही हम लोग बोलते हैं। जब बोलते हैं ना कि सर मेरी बेसिक इंग्लिश की थोड़ी सी पुअर है, मेरा फाउंडेशन थोड़ा सा वीक है, तो एक्चुअली आप तो किसकी बात कर रहे होते हैं? आप बात यही कर रहे होते हैं सर कि मेरा ग्रामर जो है वो वीक है ना, मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी। जनरली हम लोग यही बोलते हैं। याद रखिएगा, जो बैंकिंग इंग्लिश होती है उसमें बहुत ज्यादा डीप डाउन जाकर के ग्रामर नहीं पढ़ना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज से 6 साल 7 साल पहले का वो खत्म हो गया, वो ट्रेंड जहां पे प्योर ग्रामर बेस्ड हम लोग चीजें पढ़ते थे। वैसे ही क्वेश्चंस भी आते थे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता था ग्रामर के ऊपर, क्वालिफाई कर जाते थे, बात खत्म। लेकिन आज अगर आप देखिएगा तो इंग्लिश जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। इंग्लिश के स्कोर जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। आज एक बॉटम लाइन अगर मैं यहां पर बोलूं कि भले ही आपके रीजनिंग में बच्चों के नंबर्स ज्यादा आते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि बैंकिंग में सिलेक्शन आपका कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है आपका सिलेक्शन बैंकिंग में लेना अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो बैंक के जॉब्स तो आप भूल जाइए। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो या तो उसे बेहतर करना है या फिर बैंकिंग छोड़ देनी है। बहुत एकदम मतलब कटु वचन जो आप बोल सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, सीधी बात है। क्योंकि आप बैंकिंग का एग्जाम दे भी रहे हैं और आप मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश आप बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो फायदा ही नहीं है। केवल मैथ्स और रीजनिंग से तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। आपको इंग्लिश करना है। और प्रॉब्लम ये हो चुकी है ना कि पहले इंग्लिश के मार्क्स इतने आते नहीं थे, तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं था। अब इंग्लिश में मार्क्स आ रहे हैं, सबके मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, है ना। तो अब आपको भी लाना पड़ेगा भाई। सबने फॉलो किया जो मैं बोलता जा रहा हूं, अब आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ये जो एग्जाम टॉपिक्स है ना, जो अभी आपने यहां पे देखा, जो एग्जाम टॉपिक्स आपने ये देखा ना, ये सारा का सारा, ये पढ़ने से पहले एक्चुअली आपको बेसिक ग्रामर की ये चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। ये आपको कवर करना पड़ता है, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें सेंटेंस आपको आएगा, ठीक है, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होते ही उसके बाद हम लोग टेंस पे चले आएंगे, ठीक है। टेंस के आने के बाद उसके बाद जेरंड और इन्फिनेटिव एक चैप्टर है, जेरंड और इन्फिनेटिव, ये एक चैप्टर आपका है, ठीक है। और उसके बाद एक और बचेगा, एंड दैट विल बी आर्टिकल। तो ये 5 चैप्टर जब आप ये 5 सेक्शन जब आप खत्म करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि आपने ग्रामर जो है वो पूरी तरीके से पढ़ ली, ठीक है, आपने पढ़ लिया। और हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला जो सेक्शन होगा आपका, दिस सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन होगा, इट इज ऑलवेज वन टाइम, ये केवल वन टाइम होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपको वन टाइम ही पढ़ना? इसलिए कह रहा हूं मेरे बच्चे, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि ग्रामर पे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है ना, अब आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा नंबर के नहीं आते, ठीक है। ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर मैं बोलूं डायरेक्ट, और ग्रामर का भी जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है कि व्हाट इज अ सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, ऐसा नहीं आता है। राइट टू एग्जांपल्स वेयर अ प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड एज अ फ्रेज, या फिर हम ये बोल सकते हैं एन एडवर्ब हैज बीन यूज्ड एज इन कंजंक्शन, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। सिंपल आपको एरर्स पूछे जाते हैं। इसका मतलब जो भी चैप्टर्स मैंने यहां पे लिए हैं, टोटल जो 10 चैप्टर्स है, यहां पे 7 चैप्टर्स आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8, 9, 10, और इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो ये जो 11 चैप्टर्स है, उनमें आपको ये देखना है कि मुझे उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रूल्स वगैरह हैं, बस वो उनको मैं थोड़ा सा अच्छे से देख लूं, जान लूं, समझ लूं, और उनको पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लूं। बार बार कंजंक्शन चैप्टर खत्म किया, नाउन चैप्टर खत्म किया, सवाल लगाए, फिर कंजंक्शन चैप्टर खत्म किया, सवाल लगाए, ठीक है। अब ये आपका वन टाइम है, एक बार आपने पूरा का पूरा ग्रामर खत्म कर दिया, अच्छे से आप चीजों को समझ गए, बस अब इसी को लेकर के पूरा ताउम्र आपको पढ़ाई नहीं करनी। ये आपने एक बार खत्म कर लिया, आपके पास वीडियोस रह गए, मैंने बहुत अच्छे से चीजों को खत्म किया। और आप विश्वास करिए, बहुत सारी जगहों पे मैं आपको ऐसा बताऊं कि फाउंडेशन बैच ही आपका होता है 40 घंटे का, लेकिन मैं जब आपको करवाता हूं तो मैं हमेशा फर्स्ट मंथ इसी को लेकर के चलता हूं, ताकि आपको दोबारा फिर इस वाले पार्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मेन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये होता है। एग्जाम में पूछा ये जाता है, एग्जाम में पूछा ये नहीं जाता है, एग्जाम में पूछा ये जाता है जो अभी आपने सिलेबस में पढ़ा। और उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको स्टार्टिंग इसी से करनी पड़ती है, आपको गुजरना इसी से पड़ता है।
है ना। तो एक बार आपको इसे कंप्लीट जरूर करना है, वो हो गया। अब उसके बाद एग्जाम टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है, ठीक है। एग्जाम को आप प्रैक्टिस यहां पे शुरू करना है। इसके साथ साथ एक चीज का बहुत ध्यान रखना है आप सब लोगों को कि इसके साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस, मतलब डेली एक्टिविटी, जो मैं आपको बोल दूं कि ये डेली की एक्टिविटी आपकी है। आप जब भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, चाहे आज सुन रहे हैं, जब भी आप याद रखिएगा मेरे इस शब्दों को, आप जब भी सुन रहे हो उसी दिन से आप याद करिएगा कि आपको उसी दिन उसी टाइम से डेली एक्टिविटी दो चीज करनी है, एक रीडिंग और दूसरा वोकैब, है ना। इन दोनों चीजों के ऊपर आपको कम से कम 40 मिनट देना है एक दिन में, ये ध्यान रखिएगा। बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको सही करनी है, बैंक की, क्योंकि प्री में तो किसी तरीके से आप टिक मार करके मॉक्स वगैरह देके चले जाएंगे, लेकिन मेंस की जब बारी आएगी तो आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। मेंस में अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर का डायरेक्ट ग्रामर बेस्ड आपको मिलेगा, और अगर फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर पूछ दिया तो मैक्सिमम 8 नंबर का मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 30 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 30-32 नंबर का, वो आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, वोकैब बेस्ड होगा। आपको एक ही नंबर का आंसर देने के लिए इतना कुछ आपको चीजों को पढ़नी पड़ेगी, तो उस समय भयानक आपको आवश्यकता पड़ेगी आपकी रीडिंग स्पीड की, कि आप कितनी जल्दी पढ़ते हैं, है ना, आपकी वोकैब की। तो ये आपका डेली प्रैक्टिस होना चाहिए, लगभग 40 से 45 मिनट आप डेली करेंगे, ठीक है। जब आप ये कर रहे होंगे तब भी आपको ये करना है, जब आप ये कर रहे होंगे तब भी आपको ये करना है, और जब आप इसको भी पूरा का पूरा हर रोज खत्म करने के बाद जब आप साथ में मॉक लगा रहे होंगे, जब आप मॉक लगा रहे होंगे, ठीक है, कंप्लीट मॉक लगा रहे होंगे इंग्लिश का, या फिर एग्जाम के जो टॉपिक्स वाइज है, सिर्फ टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो भी आपको ये चीज करनी है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि पूरा का पूरा यही है मेन अमृत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? डन, ठीक है। यही वाली चीज आपको यहां पे रखनी है, और इस तरीके से आपको यहां पे आगे बढ़ना है, और यही वो तरीका है जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। बाद बाकी मैं तो हूं ही यार, है ना, मैं तो हूं ही बिल्कुल एकदम। मैं जैसे श्री कृष्ण ने कहा था ना कि भाई मैं लड़ाई नहीं करने जाऊंगा, तुम ही लड़ोगे, लेकिन मैं हूं। तो भाई एग्जाम देने मैं नहीं जाने वाला हूं, आप ही एग्जाम देंगे, लेकिन मैं हूं। अगर इस सेंटेंस की वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप ट्रस्ट करें, ठीक है, ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करके इंग्लिश वगैरह पढ़ना जो है आप शुरू करें, ठीक है। मेरे बहुत सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, फाउंडेशन बैचेस भी आपको चीजें मिल जाएंगी, उन सब में ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, जहां पे सिर्फ ये वाली चीज फर्स्ट मंथ मैंने आपको करवाई है, 40 घंटे में सिर्फ ये आपको करवाया था कि एक बारी पढ़ करके आप उसको निकल जाए, और उसके बाद फिर ये जो एग्जाम टॉपिक्स हैं आपको उनका प्री लेवल्स कंप्लीट करवाया है, फिर मेंस लेवल कंप्लीट करवाया, ये सारी की सारी चीजें आपकी होती जाएंगी। और ये रीडिंग और वोकैब ये हर रोज सुबह 8 बजे एडिटोरियल के सेशन में यूट्यूब पे मैं आपको करवाता हूं। तो इंग्लिश की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप यहां पे जो है वो पाएंगे, जैसा मैंने डिस्कशन किया है। और इसके साथ कोई टेंशन नहीं होगी, चीजों को आप करते जाएं, बेहतर होगा। देखो याद रखना, करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, छोड़ देंगे कि वो टफ है, डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा है, तो फिर वो कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेड, वेरीफिएबल ये एक आपको तरीका है जिससे हर एक सेक्शन आप इंग्लिश का कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अर्पित सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारी कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की हो गई। अब देखिए, कई बच्चों का ये सवाल होता है कि सर मैं फ्रेशर हूं, मैं अभी एक सर्विसमैन, मेरी सर अभी 1 साल की सर्विस बची है, मेरा जस्ट रिटायरमेंट हुआ है, या मैं अभी सर फाइनल ईयर में हूं, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी आपने समझ ली। हम ऑलरेडी सर बहुत सारे जो हमारे क्या कहते हैं अलाइन बैच हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं सर। अभी इस साल अभी LIC भी एक्सपेक्टेड है, IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा, SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर PO लेवल के एग्जाम सारे लगे हुए हैं, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी जो भी असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स हैं सर, उनको भी हम यहाँ पे डिटेल वे में कवर करेंगे। देखिए सर, मैं अगर यहाँ पे आपको इनडेप्थ सर दिखा पाऊं, ये हमारा सर एक आरएम फाउंडेशन बैच जो है हमने लॉन्च किया था सर। इस बैच में सर डिटेल स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेसिक से सभी एग्जाम्स, आप चाहे क्लरिकल लेवल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, PO लेवल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सारे के सारे बैचेस जो है वो आपको मतलब कंटेंट इस आरएम में मिल जाएगा सर। लक्ष्य मेंस हमारा डेडिकेटेड मेंस का बैच है सर, मेंस की आप स्टडी प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सर निर्माण IBPS क्लर्क फाउंडेशन बैच लॉन्च होने वाला है। इसके साथ ही अगर मैं आपको दिखा पाऊं
तो हमारा सर एक्स सर्विसमैन पलटन का बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है। ये हमारा सर पलटन आईबीपीएस जो है वो क्लर्क एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च होगा। आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन का सर हमारा बिल्कुल बेसिक से बैच स्टार्ट होने वाला है। आरआरबी क्लर्क फाउंडेशन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड हम बैच लॉन्च करेंगे सर। हमारा एलीट एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का बैच लॉन्च होगा सर। इसके अलावा अगर मैं देखूं आरबीआई असिस्टेंट का हम मेंस का बैच प्लान कर रहे हैं, साथ में आरबीआई असिस्टेंट एक्स सर्विसमैन मेंस का बैच भी यहां पे जो है वो प्लान होगा। तो सर इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको हमारे जो है वो क्या कहते हैं जो सुपर पैक है सर, इसके साथ जाना चाहिए। सुपर पैक क्या है सर? सुपर पैक इकलौता ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर सारे के सारे बैचेस का एक्सेस वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर मिल जाता है, जिसको आप सर 1 साल के लिए 114 जो है 1649 जो है वो 1.5 साल के लिए 1999, 2 साल के लिए 27 जो है वो 76 यहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमने डेडिकेटेड हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन सुपर पैक जो है या सुपर नाइक लॉन्च किया है। सुपर पैक क्या है सर? ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो बैच क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन बनाया गया है सर। इसके अंदर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग बैचेस चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस लॉन्च होंगे, वो सब आपको सुपर पैक या सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जिसको आप 1 साल 1.5 साल और 2 साल के लिए प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर मान लीजिए सर अगर मैं आपको दिखा पाऊं, लेट सपोज सर, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे गया जो है वो गूगल पे, ऐसे मैंने सर्च किया सर, मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं सर एग्जाम ट्यून, राइट सर। लेट सपोज मैं अगर यहां पे लिखूं सर, हाँ, तो ये एग्जाम ट्यून, ठीक है सर, ये हमारी वेबसाइट है। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे सर, जैसे आप हमारे स्टोर पे जाएंगे सर, तो स्टोर पे सबसे पहले आपको बैंक महापैक मिल गया सर, ये बैंक महापैक की लिंक हो गई। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सर, तो ये आपका सीधे सीधे एक्सेस हो गया सर। बाय नाउ पे आप जाएंगे, बाय नाउ पे आपको सर सीधे सीधे यहां पे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसको अवेल करते समय, चूंकि इसकी प्राइसिंग सर 1 साल 1.5 साल 2 साल की है, आपको फ्लैट सर 11% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोड जो है वो यूज कर सकते हैं, चाहे आप संतोष सर के लिए SANTOSH, मेरे लिए ARPIT, या फिर आप ARUN, कोई भी कोड आप यूज करेंगे, आपको सर फ्लैट अच्छा खासा डिस्काउंट सर बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं जाऊं सर, जैसे आपने देखा बैंक महापैक, इसके ठीक बगल में सर हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है। ये क्या है सर? ये डेडिकेटेड हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए है। इसको भी आपने सर यहां पे क्लिक किया, क्लिक करके जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे, यहां पे आप ईमेल रजिस्टर करके सीधे आप जो है वो इंटर कर लेंगे बाय के लिए। तो जब आप बाय कर रहे होंगे सर, यहां भी आपको एक कोड जो है वो आपसे मांगेगा, तो आप सर चाहे तो SANTOSH संतोष, या फिर ARPIT अर्पित, या फिर ARUN अरुण, तीनों में से कोई भी कोड आप यूज करेंगे, आपको सर इंस्टेंट 11% का डिस्काउंट जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नाइक के अंदर भी प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।